हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स एम एकेडमी। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। इससे पहले हम लोगों ने 300 क्वेश्चन जो कि बिहार परीक्षाओं में पूछे गए वो हम लोगों ने देखे। आज हम लोग 100 क्वेश्चन और देखेंगे, 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 301 से लेकर 400 तक। ओके, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक वाला बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला सवाल है कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगिरी से, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। ऑप्शन ए मनेर तामपत से, बी मुंगेर तामपत से, सी धर्मा स्वामिन के वृत्तांत से, और डी है उपर्युक्त में कोई नहीं। तो ऑप्शन ए ठीक राइट करेक्ट आंसर है, मनेर तामपत से। ठीक है, मनेर तामपत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ममलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या उपर्युक्त सभी। तो ये ऑप्शन सी तुगलक वंश, ठीक है, इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। बसातीनुल उन्स एक रचना है, उसी के बारे में बात कर रहा है। केंद्रीय बिहार, दक्षिण बिहार, तिरहुत। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। राइट आंसर आपका हो जाएगा तिरहुत, ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम। फाहियान, युआनचांग, ईत्सिंग। तो करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। फाहियान तीनों यहाँ पर आए थे बिहार में। ठीक है, तीनों ने यात्रा की थी। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में और ईत्सिंग आया था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 306, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहबहानी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट आंसर है मुल्ला तकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था। पीटर मुंडी, फ्रांसॉय बर्नी, जॉन मार्शल और मैनरिक। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, फ्रांसॉय बर्नी। ये बिहार नहीं आया था, बाकी तीनों ने बिहार की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है। बहारिस्ताने गैबी, मुल्ला तकिया, मिर्ज़ा नाथन, मुल्ला बहबहानी, मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, मिर्ज़ा नाथन इसके रचयिता थे। बहारिस्तान गैबी मिर्ज़ा नाथन की रचना है। क्वेश्चन 309, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। ऑप्शन ए भगवान विशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही इतिहास की जानकारी देते हैं। ये तीनों ही स्रोत हैं, बिहार के इतिहास की जानकारी हमें देते हैं, प्राचीन बिहार के इतिहास की। ठीक है, 310, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। सहसराम, केसरिया से, रामपुरवी से, वैशाली से। तो ये है सहसराम से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सहसराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। संस्कृत, प्राकृत या ऑप्शन सी ए व बी दोनों। तो राइट आंसर है प्राकृत। ठीक है, बिहार में
मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा, जो अभिलेख मिले हैं उनकी भाषाएं प्राकृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। बिहार से जो मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि है खरोष्ठी, अरामाइक, ब्राह्मी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसको स्किप करते हैं, इसमें अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे बाद में हम बता देंगे। मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला तकिया, मिर्ज़ा नाथन, मुल्ला बहबहानी, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मुल्ला बहबहानी। मीरतुल अहवाल मुल्ला बहबहानी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर तीनों ही मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। तीनों ही स्रोत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 315, बिहार के गया जिला के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? जी हाँ, अफसर से प्राप्त अभिलेख जो मिला है वो कह रहा है किस राजवंश के बारे में उससे जानकारी मिलती है। परवर्ती गुप्त वंश, हर्यक वंश, पाल वंश, मौर्य वंश। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, परवर्ती गुप्त वंश। ठीक है, अफसर से जो अभिलेख मिला है उससे परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 316, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर, ताम्रपत्र अभिलेख, महिपाल प्रथम की नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। तो ऑप्शन डी, इन तीनों से पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं। अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद, सामवेद। तो करेक्ट आंसर है आपका अथर्ववेद। ठीक है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत अथर्ववेद है। क्वेश्चन 318, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए, विनय पिटक से, बी, अंगुत्तर निकाय से, सी, कल्पसूत्र से और डी, दीर्घ निकाय से। जी हाँ, महाजनपदों के बारे में ऑप्शन बी करेक्ट है। बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, वहीं से महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए, मौर्य युग का बौद्ध विहार, गुप्त काल का मंदिर, पाल काल का बौद्ध विहार, शुंग वंश का बौद्ध विहार। तो नालंदा के सराय टीला के उत्खनन से पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा इसे, नालंदा के सराय टीला। क्वेश्चन 320, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में, या ए एवं बी दोनों, या ए भी नहीं बी भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में भी जानकारी मिलती है और मौर्योत्तर बिहार के बारे में भी। 320, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। मार्टिमर व्हीलर, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स और कनिंघम। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, कनिंघम। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 320, नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया, जिसे नालंदा विहार भी कहते हैं। आर
ब्रुशफूट, कनिंघम, व्हीलर, मैकेंजी। तो जैसा कि अभी अभी आपने पढ़ा था कि कनिंघम ने काफ़ी उत्खनन कराया, तो इसका जवाब भी कनिंघम ही है। नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता कनिंघम ने ही लगाया था। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। केसरिया स्तूप, चंपारण की, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, तीनों की खोज इसने की थी कनिंघम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या शतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, या उपर्युक्त में कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये कथन जो लिखा हुआ है वो बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है। फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण आया हुआ है। तो शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित ब्राह्मण है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये बता दें आपको कि यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है अरामाइक, खरोष्टी, ग्रीक। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि, फ्रेंड्स इसका आंसर नहीं शो रहा है, इसे मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख, ध्यान से पढ़िए, द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, शेरशाह। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक इसने राज किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 327। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो ये आपका ऑप्शन सी है, अकबर। अकबर ने ही बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिला लिया था। 328। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो प्राचीन बिहार के इतिहास की हमें जानकारी देता है? अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक। तो ऑप्शन बी ठीक है, करेक्ट है। दीर्घ निकाय प्राचीन बिहार के बारे में हमें जानकारी देता है। 329। सियरुल मुतअखरीन किसकी रचना किसने की है? सियरुल मुतअखरीन, गुलाम हुसैन तबाई, रिज़कुल्ला, अब्बास सरवानी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, गुलाम हुसैन तबाई ने सियरुल मुतअखरीन की रचना की है। 330। मुल्ला बहबानी यात्री थे। मुल्ला बहबानी यात्री थे अरब के, इराक के, ईरान के, खल्ज के। तो फ्रेंड्स आपको बता दें ऑप्शन सी करेक्ट है, मुल्ला बहबानी ईरान के यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए तीनों स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, राजनीतिक नीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अवसर से, जिसे गया भी कहते हैं, से प्राप्त एक मंदिर भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है अवसर से। इसके दीवारों पर कथा अंकित है। किसकी? रामगुप्त एवं देवी के, नल दमयंती के प्रलय गाथा, रामायण के या महाभारत के। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। रामायण की कथा इसकी दीवारों पर अंकित है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। ऑप्शन ए बी सी डी आप देख रहे हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। 40,000 ईसा पूर्व। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ 40,000 ईसा पूर्व होता है, जो कि अनुमानित है। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? आदि मानव के निवास के साक्ष्य पूछ रहा है बिहार में, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। मुंगेर एवं नालंदा से आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं। 336 बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पिछली बार निवास के बारे में पूछा, यहाँ उपस्थिति के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए पूर्व प्रस्तर युग। ठीक है, पूर्व प्रस्तर युग के साक्ष्य मिलते हैं हमें। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं चिरांद से, पटना से, चेचर से, मुंगेर से। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, मुंगेर से। ठीक है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तुत युग के साक्ष्य मुंगेर से मिले हैं। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रस्तर युग, पूर्व प्रस्तर युग, मध्यवर्ती प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, नव प्रस्तर युग। नव प्रस्तर युग, बिहार में चिरांद एवं चेचर से नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है चिरांद, चेचर, सोनपुर एवं मनेर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी, ये तीनों जगह से ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 340 बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमानित है। ये ऋग्वैदिक काल, महाजनपद काल, उत्तर वैदिक काल, उपयुक्त में कोई नहीं है। तो आर्यों का आगमन बिहार में या पूर्वी उत्तर भारत में उत्तर वैदिक काल में हुआ था। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था व्यापार का विस्तार, लोहे का उपयोग, साम्राज्य विस्तार, कृषि का विस्तार। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, लोहे का उपयोग। ठीक है, लोहे का उपयोग। 342 श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत के युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन से थे? मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ओके फ्रेंड्स, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? तो राइट आंसर है मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी। दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास साक्ष्य विवरण मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, तैतेरी ब्राह्मण, गौपद ब्राह्मण। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, शतपथ ब्राह्मण। फ्रेंड्स, शतपथ ब्राह्मण मैंने बताया था कि यजुर्वेद का से संबंधित ब्राह्मण है और तैतरी ब्राह्मण भी यजुर्वेद से ही संबंधित ब्राह्मण है। ओके, और जहाँ तक बात है ऐत्रेय ब्राह्मण की, तो ये ऋग्वेद से संबंधित है और गौपद ब्राह्मण आपका अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है,
344 बिहार का कौन सा राज्य प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तिरहुत, विदेह, मगध। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, मगध। मगध बिहार का प्राचीन राज्य बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था, ठीक है, और अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था। 345 बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था? अंग, लिच्छवी, विदेह, मगध। तो बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र विदेह रहा है, ठीक है, विदेह था, इसका राइट आंसर विदेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो अथर्ववेद ऑप्शन ए कुरु, मगध, अच्छा 2 बार यहाँ मगध आ गया। ऑप्शन डी अंग, तो राइट आंसर बी है, ठीक है, मगध। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग मगध राज्य के लोगों के लिए किया गया है। फ्रेंड्स, अथर्ववेद के बारे में बता दें कि ये वेदों में सबसे अंतिम वेद है और इसमें रोग, औषधि, जादू टोना का वर्णन है, ठीक है, और इससे संबंधित ब्राह्मण गौपत ब्राह्मण है। 347 बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह, अंग, वज्जी, मगध। बात उत्तर वैदिक काल की हो रही है तो ऑप्शन ए करेक्ट है, विदेह। बिहार में विदेह एक ऐसा राज्य है उत्तर वैदिक काल में जो कि इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता थी। 348 बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? ऑप्शन ए सामवेद, बी वायुपुराण, सी शतपथ ब्राह्मण, डी अथर्ववेद। तो शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण रचना से मिलती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 3। ऑप्शन बी करेक्ट है, 3, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो अंग, वज्जी, मगध, ये तीनों वर्तमान बिहार में ये महाजनपद से संबंधित हैं। वत्स जो है बिहार में नहीं था, ठीक है, वत्स बिहार से बाहर था। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? पटना एवं गया, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली, भागलपुर एवं मुंगेर, या ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, भागलपुर एवं मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अंग महाजनपद की राजधानी थी? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, मगध। और फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन डी अश्मक जो दिख रहा है, बता दें कि 16 महाजनपद में सिर्फ एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, वो था अश्मक, ठीक है, बाकी सभी महाजनपद उत्तर भारत में थे। 344 मगध महाजनपद की राजधानी थी? ग्रीवरज, पाटलिपुत्र, गया, चंपा। ऑप्शन ए करेक्ट है, ग्रीवरज। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? अस्सी नदी, वरुण नदी, चंपा नदी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, चंपा नदी मगध और अंग महाजनपद को अलग करती है। 356 बिहार में कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, वज्जी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था। 357 वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? लिच्छवी, ज्ञात्रक, विदेह और चेदी। तो चेदी जो है वो वज्जी संघ में सम्मिलित नहीं था। 358 वज्जी संघ की राजधानी थी
वैशाली, मिथिला, मुजफ्फरपुर, कुंडग्राम। तो वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? ऑप्शन ए आपका मगध, बी वज्जी, उसके बाद अंग और उपर्युक्त सभी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, वज्जी। बिहार के भागों में स्थित वज्जी महाजनपद में गणतंत्र था। ठीक है। 360 ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ऑप्शन ए वैशाली करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, चंपा, ग्रीवरज, वैशाली। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि मगध की प्रथम राजधानी ग्रीवरज राजगिरी थी। ठीक है, मगध की प्रथम राजधानी ग्रीवरज राजगिरी थी। और चंपा यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया है वो अंग की राजधानी थी। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा थी और वज्जी की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था अंग। ठीक है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में अंग एक महाजनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त और लिच्छवी। तो आपको बता दें कि वैशाली की लिच्छवी काफ़ी फेमस हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ? पावा, लुम्बिनी, कुंडग्राम, कुशीनारा। फ्रेंड्स ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कुंडग्राम में। ठीक है, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। ठीक है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और इनके पिता सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, इनकी माता का नाम त्रिशला था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवलिन कहलाए या जिन कहलाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, वैशाली। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम वैशाली में है। 366 महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। देखिए उनके पिता का नाम आ गया सिद्धार्थ। सारनाथ से, विदेह से, कपिलवस्तु से, वज्जी संघ से या कपिलवस्तु से। तो इनके पिता का संबंध वज्जी संघ से था। ठीक है, और इनकी माता जो त्रिशला थी वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आ गया क्वेश्चन, महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी, लिच्छवी, सारनाथ, विदेह, अंग। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लिच्छवी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी, कपिलवस्तु, वैशाली, कौशाम्बी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, पावापुरी। फ्रेंड्स आपको बता दें महावीर ने अपने प्रथम उपदेश जो दिए थे वो प्राकृतिक भाषा में दिए थे और अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी में दिया। और इनके प्रथम अनुयायी थे जो, उनका नाम जमाता या जमाली उनको कहा जाता है। ठीक है, और 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग किया था और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपारिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे
उन्हें कैवल की प्राप्ति हुई? महावीर को। 369 महावीर की मृत्यु हुई थी वैशाली, पावापुरी, विदेह, राजगिरी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, पावापुरी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, वैशाली में, राजगिरी में। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि प्रथम पाटलिपुत्र जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। ठीक है, स्थूलभद्र। और दूसरी जैन संगीति जो है वो गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुई थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। ऐसे याद कर लीजिए इसको। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑप्शन डी स्थूलभद्र ने की। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली थी? गया, पटना, चंपा, वैशाली। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, चंपा। 374 बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम कहाँ गए थे वो? उलूवेला, वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम, सारनाथ। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है कि गृह त्याग के बाद वो वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में गए थे। फ्रेंड्स आपको बता दें कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एक क्षत्रिय कुल में हुआ था और ये लुम्बिनी के निकट पैदा हुए थे। ठीक है, नेपाल में जो है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी एक जगह है नेपाल में, वहीं इनका बुद्ध का जन्म हुआ था और इनके जन्म को कमल से दर्शाया गया है। ठीक है, और इनका विवाह यशोधरा से हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और उनकी माता का नाम महामाया था जो कि कौशल राजवंश से थी। 375 गौतम बुद्ध का कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? वैशाली, उलूवेला, पाटलिपुत्र, सारनाथ। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, वैशाली में इन्हें 5 कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, जुम्बिक ग्राम में, कुशीनारा में, सारनाथ में। तो फ्रेंड्स बता दें ऑप्शन ए करेक्ट है, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गंगा, निरंजना, गंडक, सोन। तो आपको बता दें ऑप्शन बी सही है, करेक्ट है, निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फ्रेंड्स बता दें गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था और उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, और 35 वर्ष की आयु में उन्हें निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे निर्वाण कहा गया। 378 द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य। बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हो गया। ये देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति की बात हो रही है जो कि 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी और ये कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई और सभा कामी इसके अध्यक्ष थे। इस संगीति में मठ संबंधी नियम को लेकर मतभेद हो गया था और बौद्ध धर्म स्थविरवादी या थेरवादी तथा महासंघिक में बढ़ गया था, 2 भागों में बढ़ गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, इसमें किए गए कार्य क्या थे? फ्रेंड्स तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के टाइम में 250 ईसा पूर्व में आयोजित की गई पाटलिपुत्र में और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीर्थ थे। ठीक है, और इस संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। तो ऑप्शन डी कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, ये करेक्ट होगा। 380 निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है?
राजगीर, बोधगया, वैशाली। फ्रेंड्स तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी बाढ़, अग्नि, आंतरिक कला। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इन तीनों की भविष्यवाणी उन्होंने की थी। महात्मा बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। फ्रेंड्स जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, वहाँ पर एक महाबोधि मंदिर भी बनाया गया। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा, वैशाली, पटना, गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, नालंदा में। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। 384 प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। मगध को, कन्नौज को, वज्जी को, विदेह को। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, मगध को। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय मगध को दिया जाता है। 385 मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। तो ये ऑप्शन ए सही है, गिरिव्रज, जिसे राजगिरी और राजगीर भी कहा जाता है। 386 महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। वृद्धत वंश, शशुनाग वंश, नंद वंश, हर्यक वंश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए करेक्ट है, वृद्धत वंश। ठीक है। 387 मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। तो ये वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसके बाद इसका पुत्र आ गया था अजातशत्रु, जिसने बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर वो बैठ गया था। क्वेश्चन 388 बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? देखिए आ गया, ये दोनों बाप बेटे थे। ऑप्शन ए करेक्ट है, हर्यक वंश। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और उसका बेटा अजातशत्रु था, और अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर वो बैठ गया था। और अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी राजगिरी में। 389 मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ जरासंध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बिंबिसार के शासनकाल में। ठीक है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। 390 बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का जो संस्थापक था, इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य की स्थिति को इसने सुदृढ़ किया था। तो उपर्युक्त तीनों सही है। कौशल देवी, चेलना और खेमाइन, तीनों से इसने विवाह किया था और अपने साम्राज्य की स्थिति को मजबूत किया था। ठीक है फ्रेंड्स, 10 क्वेश्चन और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और उसके बाद ये 400 हो जाएंगे। ये 4th वीडियो है इस सीरीज़ का। आइए देखते हैं। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? अंग, कौशल, वज्जी, अवंती। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, अंग को जीता था इसने ब्रह्मदत्त को पराजित करके। 392 हर्यक वंश का दूसरा शासक, देखिए मैंने अभी बताया था, हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु ही था। ठीक है। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। ऑप्शन बी करेक्ट है, दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। 394 वज्जी संघ के लिच्छवी को पराजित करने वाला मगध का शासक था? बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदशक। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, अजातशत्रु ने ही लिच्छवियों को पराजित किया था। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो ये वैशाली की थी। ठीक है, वैशाली की थी, आम्रपाली वैशाली की थी। 396 अजातशत्रु के किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था?
तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। लिच्छवियों के विरुद्ध उन्होंने इन हथियारों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, छठी शताब्दी, दूसरी शताब्दी, पहली शताब्दी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, छठी शताब्दी में। 398 पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ये पहले भी आ चुका है। ऑप्शन ए बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु, डी नागदशक। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। सेकंड लास्ट, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को सबसे पहले उदयन ने राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन, अनिरुद्ध, नागदशक, मुंडक। तो करेक्ट आंसर है नागदशक। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसकी हत्या शिशुनाग ने करके शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? ऑप्शन ए शिशुनाग, बी नंदवंश, सी मौर्य वंश। तो देखिए ऑप्शन ए शिशुनाग वंश करेक्ट हो जाएगा। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? कालाशोक, नागदशक, महापद्मनम, शिशुनाग। तो ये था शिशुनाग, जिसने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? नागदशक, घनानंद, कालाशोक, महापद्मनंद। ऑप्शन सी करेक्ट है, कालाशोक। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। फ्रेंड्स, कालाशोक से संबंधित एक पॉइंट और आप याद रखिए। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में किया गया था वैशाली में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे सबाकामी। और इस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, स्थविरवादी और महासंघिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किससे के शासनकाल में हुआ? देखिए आ गया ऑप्शन टी, कालाशोक। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी, कुंडलवन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था और सबाकामी या साब कमीर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने 105 क्वेश्चन हल किए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं फिर से हाजिर होऊंगा 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।